please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रेस्टोरेंट के अंदर कई रोबोट वहां बैठे लोगों के लिए खाना लाने लगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रेस्टोरेंट में रोबोट को खाना परोसने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद रोबोट हाथ में खाने की ट्रे लेकर टेबल तक खाना लाने लगे और वहां खड़ा वेटर रोबोट के हाथ से खाना लेकर टेबल पर बैठे लोगों को परोसने लगा। रेस्टोरेंट के मालिक ने दावा किया कि भारत में पहली बार किसी रेस्टोरेंट में रोबोट के जरिए खाना परोसा जा रहा है, जिसकी वजह से वहां आने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। We came here in Coimbatore as due to business people are more here, entrepreneurs are more and IT people are coming inside with. रेस्टोरेंट पहुंचे लोग रोबोट के जरिए खाना परोसे जाने से काफी उत्साहित दिखे। महाराष्ट्र की प्रमुख धार्मिक यात्रा पंढरपुर यात्रा आज खत्म हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यात्रा के आखिर में विट्ठल और रुक्मिणी की पूजा के लिए पंढरपुर मंदिर नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने मुंबई में ही अपने घर में पूजा कर पंढरपुर यात्रा करने वाले सभी वारकरियों को शुभकामनाएं दी। कहा जा रहा है कि आरक्षण की मांग कर रहे मराठा समाज के विरोध की आशंकाओं के चलते मुख्यमंत्री फडणवीस ने पंढरपुर जाने की योजना रद्द की। म्हणजे पंढरीची वारी आहे, ही द्वैत भाव है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पंढरपुर यात्रा आज पूरी हो रही है, लेकिन जो महाराष्ट्र में परंपरा रही है लगभग 800 सालों से, इस परंपरा को मुख्यमंत्री फडणवीस ने तोड़ा है और अपने घर से ही पूजा अर्चना की है। घर में पूजा अर्चना कर पंढरपुर यात्रा करने वाले सभी वारकरियों को हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं जरूर दी। दरअसल ये बात सामने आई है कि आरक्षण की मांग कर रहे मराठा समाज के विरोध की आशंकाओं के चलते मुख्यमंत्री फडणवीस ने पंढरपुर जाने की योजना रद्द कर दी। तो आज इस यात्रा का समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस नहीं गए और अपने घर में ही उन्होंने पूजा अर्चना की। मराठा आंदोलन के विरोध को देखते हुए उन्होंने इस यात्रा में न जाने का फैसला लिया, ये कहा जा रहा है। यह हादसा हुआ था उसके ठीक एक हफ्ते बाद एक बार फिर अवैध निर्माण का जो नमूना यहाँ पर देखने को मिला। इस वक्त हम उसी घर के पास हैं, उसी 5 मंजिला इमारत के पास हैं, क्योंकि आसपास से सारे घर जो बने हुए हैं उसके बीचों बीच यहाँ पर एक इमारत बन रही थी 5 मंजिला, जिसे रोकने के लिए नहीं बल्कि ध्वस्त करने के आदेश पारित हो चुके थे और दिसंबर 2017 में ध्वस्त करने के आदेश पारित हुए थे, जिसके बाद 18 जून को फिर एक नोटिस जारी किया गया कि इसको ध्वस्त किया जाए, लेकिन जीडीए की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि नोटिस पर नोटिस जरूर दिए गए। हालांकि इस बिल्डिंग को बनाने वाले ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर सबको नोटिस दिया जा रहा था जीडीए की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये समय रहते पहले बिल्डिंग अगर गिरा दी जाती, ध्वस्त कर दी जाती, क्योंकि अवैध निर्माण हो रहा है, बिना नक्शे की ये बिल्डिंग बन रही है, बावजूद उसके ये बिल्डिंग गिराई नहीं गई। आखिर क्यों? क्या इसमें जीडीए के कोई अधिकारी शामिल थे? क्या उन तक पैसा पहुंच गया था? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर 9 लोगों को निकाला जा चुका है, क्योंकि रविवार की दोपहर को ये बिल्डिंग जो है भरभरा कर गिर गई थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीनें लगातार काम कर रही हैं, जितनी भी यहाँ पर जेसीबी मशीनें हैं वो काम कर रही हैं। एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के युद्ध स्तर पर काम करने की कवायद जो होती है एनडीआरएफ को दी जाती है, और यही वजह है कि यहाँ पर 9 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई है। एक 8 साल का मासूम बच्चा सागर और एक राजेश 35 साल के शख्स की यहाँ पर मौत हुई है, जबकि अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिला के कहेंगे कि अभी भी यहाँ पर कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कितने होंगे ये कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन युद्ध स्तर पर जो है राहत और बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाजियाबाद में इमारत गिरने के बाद इस पर राजनीति भी गर्मा गई है और बिल्डरों की मिली भगत से ये घटनाएं हो रही हैं, और इन घटनाओं में अनदेखी करके जो कार्य हो रहा है, जिसके कारण से निर्दोष लोगों की मौतें हो रही हैं। इस मौतों के लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ये जो गिरता इसलिए है कि बनता है, और जब बनता है और अनधिकृत बनता है और गलत सामग्री इस्तेमाल करके बनता है, तो उस समय प्रशासन कहाँ था? खामोश क्यों था? और अगर था तो जितना बिल्डर दोषी है उससे कम प्रशासन दोषी नहीं है। तो इनकी मौत की जिम्मेदार तो सरकार है भाजपा की।
हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें जिसमें एक और इमारत का मलबा है, दूसरी ओर बन रही इमारत की तस्वीर है। तो हादसे से पहले की तस्वीर आप देख सकते हैं और ये हादसे के बाद हर तरफ मलबा फैला हुआ है। बड़ी बात यह है कि नोटिस पर नोटिस दिए गए बिल्डर को और यहाँ पर जीडीए की भूमिका सामने आई है। लापरवाही हर स्तर पर हुई है। अभी तक 2 मौतें हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। समय लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है। अभी भी सिपाहियों की तलाश मलबे में जारी है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मुसलमानों में 3 तलाक के मुद्दे को 4 शादियों से जोड़ दिया है। शंकराचार्य ने मुसलमानों के लिए भी एक ही शादी करने का कानून बनाने की सलाह दी और दावा किया कि एक शादी के नियम से मुसलमानों में भी तलाक की समस्या कम हो जाएगी। 3 तलाक की बात करते हो, पत्ता क्यों सींचते हो, जड़ सींचो। वो क्यों तलाक देता है? क्योंकि उसको 4 बीवियां रखने का अधिकार है। जैसे हिंदू को आपने एक स्त्री के रहते दूसरा विवाह करने से रोक दिया है, वैसे मुसलमान को रोक दो तो वो हाथ जोड़ेगा, तलाक नहीं देगा। वहीं सीपीआई नेता अतुल अंजान ने 3 तलाक को धार्मिक मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रुकने की बात कही। महिलाओं के साथ अपमान होता है, उनके साथ अन्याय होता है, तो अन्याय के खिलाफ लोगों को आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि ये मामला धार्मिक विसंगतियों का है। दलील पर दलील, चर्चा पर खर्चा और खर्चा पर पर्चा ये छप रहा है। मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये वैसा ही मैटर है जैसा अयोध्या का विवादित स्थल है। ये दोनों का नेचर एक जैसा है और कुछ लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गठबंधन पर फैसला करेंगे। रविवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गठबंधन पर फैसला करने का अधिकार राहुल गांधी को दिया गया। किस जगह अलायंस कर सकते हैं, एक मत से राहुल गांधी जी को ऑथराइज किया गया है। छत्तीसगढ़ की कोरिया में घर में घुसे बदमाशों ने एक आदमी की हत्या कर दी। ओडिशा के मयूरभंज में झारखंड के जंगल से आए 25 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। यूपी में बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ राज्य के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने ढाबे पर खाना खाया। राजस्थान के धौलपुर में करंट लगने से एक आदमी की मौत हो गई। यूपी के सुल्तानपुर में मछली पकड़ने गए 4 लड़कों की नदी में डूबने से मौत हो गई। यूपी के अमरोहा में एक मीट कारोबारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हरियाणा की फरीदाबाद में एक महिला ने बेटा पैदा नहीं होने पर अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। उसमें भी अभियोग 302 में पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 3 अभियुक्त नामजद हैं। यूपी के हमीरपुर में जमीन विवाद में एक लड़के पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में कुछ लोगों की भीड़ एक इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगी। आरोपी के हाथ में तलवार और डंडे लेकर आए हमलावरों ने वहां 50 से ज्यादा गाड़ियों को तोड़ दिया, जिसमें ऑटो रिक्शा, कार और बाइक शामिल हैं। तोड़फोड़ करने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसमें आरोपी वहां दहशत फैलाते दिखाई दिए। हमला करने वाले कुछ लोगों ने अपने हाथ में तलवार भी ले रखी थी, जिससे वो वहां रहने वाले लोगों को डरा रहे थे। घटना के समय कुछ महिलाओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी बदसलूकी की। विवाद किस बात को लेकर था, इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई। हालांकि 18 जून को भी पिपरी चिंचवड के भोसरी इलाके में ठीक ऐसे ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के आरोप में पीट कर मारे गए अकबर खान के घर पर पड़ोसियों की भीड़ जुट गई। ये लोग वहां अकबर के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे थे, जहां सभी लोग मातम में डूबे नजर आए, जिसके बाद अकबर के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हमारा बच्चा के साथ ही घटना की गई है, इन जालिमों को कड़वी से कड़वी सजा दी जाए। हालांकि हरियाणा और राजस्थान सरकार ने मारे गए अकबर के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। हमने तो मुलजिम चाहिए, मुलजिम चाहिए, हमने तो उम्र कैद हो या फांसी लगे, हमारा पेट जब भरे। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नए क्लब यूवेंटस के लिए फुटबॉल के मैदान में कदम भी नहीं रखा है, लेकिन क्लब के साथ उनका नाम जुड़ते ही क्लब पर पैसे बरसने शुरू हो गए हैं। दावा किया गया है कि जैसे ही यूवेंटस ने रोनाल्डो की CR7 जर्सी को वेबसाइट के जरिए बेचना शुरू किया, एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा जर्सी बिक गई। तो क्लब के ऑफिशियल स्पॉन्सर एडिडास ने अपने स्टोर के जरिए भी 20,000 जर्सी बेच दी। भारतीय रुपए के हिसाब से एक CR7 जर्सी की कीमत करीब 8,300 रुपए रखी गई है। यानी यूवेंटस ने सिर्फ रोनाल्डो के नंबर वाली जर्सी बेचकर 425 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटा ली। पिछले हफ्ते रोनाल्डो ने अपने पुराने क्लब रियल मैड्रिड से नाता तोड़कर यूवेंटस के साथ 802 करोड़ रुपए में करार किया था। यानी क्लब ने रोनाल्डो के साथ करार की कुल रकम का आधा पैसा सिर्फ एक दिन में CR7 जर्सी की बिक्री से जुटा लिया। झारखंड के कोडरमा में एक सड़क पर एक दुकान के कर्मचारी 2 लड़कों को पीटने लगे। आरोपी के वन इंडिया फैमिली मार्ट के कर्मचारियों की वहां आए कुछ ग्राहकों से मामूली बहस हो गई, जिसके बाद दुकान में मौजूद 20 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया। आरोपी की दुकान में 4 ग्राहक कपड़े बदलने पहुंचे थे और इसी बात पर उनकी सेल्समैन से बहस हो गई और इसके बाद सभी कर्मचारी ग्राहकों को पीटते हुए दुकान के बाहर की सड़क पर ले गए और वहां भी उनकी जमकर पिटाई की। दुकान के बाहर ग्राहकों की पिटाई करीब आधे घंटे तक चलती रही और इस बीच सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और कार्रवाई का दावा किया। असम के रंगापाड़ा रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक पर एक हाथी चलने लगा। आरोपी के जंगल से भटक कर वहाँ पहुंचे हाथी को देखते ही दहशत फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और हाथी को रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के शोर मचाने की वजह से हाथी काफी देर तक वहीं घूमता रहा। इसके बाद हाथी रेलवे ट्रैक से ऊपर बने एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और वहां से उतरने की कोशिश करने लगा। इस बीच हाथी को वहां से हटाने के लिए लोगों ने टॉर्च की रोशनी से उसे भगाने की कोशिश की। इसके बाद हाथी वहां बनी रेलवे के एक बैरक में घुस गया और वहां तोड़फोड़ की। काफी मशक्कत के बाद हाथी को वहां से हटाकर जंगल की ओर भेज दिया गया। आरोपी के हाथी के हमले में एक आदमी भी घायल हुआ। हालांकि सोनितपुर जिले में हाथियों का सरेआम आबादी वाले इलाकों में आना कोई नई बात नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में रहने वाली 29 बच्चियों के रेप की पुष्टि पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले के बहाने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट का सहारा लिया। ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने लिखा कि सरकार की तरफ से संचालित बालिका गृह में शरण ली हुई 40 नाबालिग लड़कियों का लगातार बलात्कार होता रहा, पर ये अंतरात्मा बाबू, बेटी बचाओ पीएम, सनसनीखेज खबरें देने वाली मीडिया और देश के अन्य नागरिकों की अंतरात्मा को नहीं झकझोर पाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में कई और प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका जताई। चाहे वो कोई लोग हों, छोटे हों, बड़े हों, मंझले हों, सब पे कार्रवाई हो। कुछ दिन पहले 29 नाबालिग लड़कियों की मेडिकल जांच में भी रेप की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में एक अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। ये लोग 18 जुलाई को एक मासूम के रेप के आरोप में गिरफ्तार एक आदमी को खुद के हवाले करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वहां जुटे सैकड़ों की संख्या में लोग आरोपी को सभी के सामने फांसी देने की मांग करने लगे। जबकि भीड़ में शामिल कुछ महिलाएं हाथों में चप्पल लेकर आरोपी को खुद के हवाले करने की मांग करने लगी। इस बीच कुछ लोग जबरन अस्पताल के अंदर घुसने लगे, जिन्हें वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। हालांकि एक आदमी हाथ में डंडा लिए अस्पताल के अंदर घुस गया, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पब्लिक के सामने जला उसको, पब्लिक देखना चाहती है। लोगों की नाराजगी के बाद पुलिस ने रेप के आरोपी को जल्द सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसकी ट्रायल करवाकर इसमें हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से आरोपी को लोगों से बचाने के लिए अस्पताल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर अदालत में पेश किया। दिल्ली में एक LIC एजेंट की हत्या के मामले में यूपी पुलिस का एक सिपाही और RPF का एक जवान शक के दायरे में है। हत्या का ये मामला सराय रोहिल्ला रेलवे कॉलोनी का है, जहां RPF के सिपाही अजय सिंह को फ्लैट अलॉट हुआ था। अजय सिंह ने LIC एजेंट प्रेम कुमार को एक बीमा पॉलिसी करने के लिए अपने फ्लैट में बुलाया था, जहां पहले यूपी पुलिस का सिपाही सर्वेश मौजूद था। आरोपी की वहां 3 में बहसबाजी हो गई, जिसके बाद दोनों सिपाहियों ने LIC एजेंट प्रेम कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को बक्से में रखकर गंग नहर में बहा दिया। इसी बीच परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि प्रेम अजय और सर्वेश के पास गया था। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और अजय और सर्वेश की मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए
और पुलिस के मुताबिक अजय और सर्वेश के बीच हुई बातचीत के आधार पर इस मामले का खुलासा हो गया। अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेम का शव गंगा नहर से बरामद किया है, लेकिन सर्वेश फरार हो गया। बेटा का मर्डर हुआ है साहब, और ये डेड बॉडी को बुरी तरह से कुचलकर और ये इटावा में गंगा नहर में फेंक दिया था। कारणों की जांच मुझे मालूम नहीं है। ठीक है जी, बाकी मेरा तो दुनिया ही चढ़ गई। राजधानी दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के अंदर बने जो सर्वेंट क्वार्टर है, वहां पर एक आरपीएफ का जो कांस्टेबल है जिसका नाम अजय कुमार था, उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है। और ये आरोप जो है ये एलआईसी एजेंट जो है उनकी हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई को जो एलआईसी एजेंट है प्रेम कुमार, उन्हें जो अजय कुमार है जो सिपाही है आरपीएफ में, उसने और जो सर्वेश कुमार है ये यूपी पुलिस का सिपाही है, इन दोनों ने एलआईसी कराने के बहाने, बीमा कराने के बहाने इस घर में बुलाया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का पूरी प्लानिंग जो थी वो फिरौती के लिए रची गई थी और पैसे के लालच में, लेकिन उसके बाद जब पकड़ाने का शव हुआ तो जो दोनों सिपाही थे उन्होंने बक्से के अंदर जो प्रेम कुमार है उसका शव रख के उसे गंगा नहर में बहा दिया। जिसके बाद सराय रोहिला पुलिस स्टेशन में परिवार वालों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया 19 तारीख को। उसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो है वो प्रेम कुमार जो है उसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद रविवार की सुबह यूपी में गंगा नहर से ही जो प्रेम कुमार है उसका शव बरामद कर लिया। पूरे मामले में जो आरपीएफ का आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी लिखा है अजय सिंह, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बर्खास्त हुआ था कुछ दिन पहले ही और आरपीएफ में सिपाही था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो एक और आरोपी है सर्वेश कुमार, उसकी तलाश की जा रही है, जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी सर्वेंट क्वार्टर में अजय रहता था और वो पहले भी प्रेम कुमार जी पॉलिसी करा चुका है एलआईसी की। उसने कहा कि जो सर्वेश कुमार है उससे जान का खतरा, उसका बीमा करना है 1 करोड़ रुपए का। उसी बहाने से प्रेम कुमार को यहाँ पे बुलाया और पैसों के लालच में फिरौती के लिए इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।